वेलकम टू एडुक्रिएशन एकेडमी। मैं हूं रितेश कुमार और आज हम देखेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जो IIT JEE एंड नीट मेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी होता क्या है कि जब ये कोई मटेरियल का क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक ना। तो होता क्या है कि इसमें कि जो दो एटम्स होता है, एटॉमिक जो बॉडी होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उनके बीच में क्या होता है, एक कोई स्पेस होता है, ठीक ना। तो जो स्पेस होता है वो स्पेस होता है क्या कि वो स्पेस वो चाहता है कि हम बनाए रखें, ठीक ना। लेकिन जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं किसी चीज़ को, हम अगर उसको डिफॉर्म करने का कोशिश करें, ठीक ना, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि वो जो एटम्स के बीच में गैप है या फिर मॉलिक्यूल्स है जो दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक ना, तो वो क्या करेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है उस फोर्स को अपोज करेगा। वो चाहेगा कि मेरा जो ओरिजिनल पोजीशन था मैं उसी पोजीशन में रहूँ, ठीक ना। तो उसके कारण क्या होगा कि वो एक अपोजिंग फोर्स देगा। तो वो जो उसका जो फोर्स जो उसको अपना शेप को रिगेन करना चाहता है, ठीक ना, अपना, तो उस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक फोर्सेस। और उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो क्या होगा, द चेंज इन शेप और साइज ऑफ ए बॉडी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस बिटवीन इट्स एटम और मॉलिक्यूल। तो होता क्या कि वो एक रिगेन कर लेता अपना शेप को, तो उस चीज़ को हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक ना। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में होता क्या है कि ये बॉडी होता है क्या कि जो अगर उसको हम विथ इन जो उसका डिफॉर्मेशन यंग मॉड्यूलस का जो रेंज है, मतलब क्या उसका जो इलास्टिक रेंज है, उसके बीच में अगर हम जितना उसको डिफॉर्म किए, जितना भी डिफॉर्म किए उसको जितना लोड देके, तो क्या होगा, वो मटेरियल फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा ना। मतलब परफेक्टली जितना ओरिजिनल था उतना फिर से उस कंडीशन में वो वापस आ जाएगा, ठीक ना। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। तो एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है कि ये होता है ना कि अगर बॉडी को अगर जो उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज था तो वो रिमूवल अब मतलब फोर्स तो लगाएं तो वो इलास्टिक डिफॉर्म तो हुआ, लेकिन फोर्स हटा देने के बाद वो क्या होता है, अपना ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ पाता, ठीक। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक। एंड देन आफ्टर हम लोग देखते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस है क्या कि stress is defined in the ratio of internal force F and produced when the substance is deformed to the area A over which this force act. This equilibrium, this force is equal to magnitude of the externally applied force. In other word, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स है ये क्या होगा, ये फोर्स है हमारा, कौन सा फोर्स है, जो अगर जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं, सपोज दैट कोई मेटल का बार है, ठीक। तो मेटल का बार में होगा क्या, ये इसका एरिया है, यहाँ पे अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं इस पर, तो होगा क्या कि जो इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है तो इस एरिया में क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक ना। स्ट्रेस मतलब क्या, जो फोर्स हम लोग एक्सटर्नली लगा रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस में कौन सा फोर्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस में हम लोग वो फोर्स जो इंटरनली जो रेजिस्ट कर रहा है इस आउटर एक्सटर्नल फोर्स को, जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए जो इंटरनल फोर्स लग रहा है, ठीक ना, अंदर से बॉडी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो फोर्स बाई एरिया इक्वल टू क्या हो रहा है, हम लोग का स्ट्रेस हो रहा है, ठीक ना। ये जो फोर्स हो रहा है ये इंटरनल फोर्स होगा, ठीक ना, इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक ना। तो ये फोर्स किसके बराबर होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोग जो अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक ना, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लोग अप्लाइड कर रहे हैं बाई एरिया, यानी कि ये स्ट्रेस क्या होगा, ये जो फोर्स हम लोग जितना अप्लाइड कर रहे हैं उतना ही एक्सटर्नल फोर्स का भी वैल्यू उतना ही होगा, ठीक ना। तो उसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। एंड SI यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेस के टाइप्स देखते हैं। तो स्ट्रेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल, ठीक ना, नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सेकंड होता है कि आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। तो अब नॉर्मल स्ट्रेस में होता है क्या कि नॉर्मल स्ट्रेस का अपना दो पार्ट है, ठीक ना, नॉर्मल स्ट्रेस का अपना दो पार्ट है। तो पहला क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या कि इट इज डिफाइंड एज द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स था या फिर जो इंटरनल फोर्स हम लोग जिसको बोल रहे थे, ठीक ना, उसको पर यूनिट एरिया बोल रहे हैं, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें होगा कि बॉडी का क्या लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक ना। और उसका भी दो टाइप्स है, एक है टेंसाइल, दूसरा है आपका कॉम्प्रेसिव, ठीक ना। तो होगा क्या कि इसमें अगर सपोज दैट कोई बॉडी है, ठीक ना, कोई बॉडी है, कोई बार है, सपोज दैट कोई बार है, ठीक ना, सिलिंड्रिकल बार, तो होगा क्या, जब फोर्स हम लोग इसको दे रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स दे रहे हैं, ठीक ना, यानी क्या हो रहा है
ये सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक ना, सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो इस पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स, ठीक ना। और इसका भी अब दो टाइप्स है नॉर्मल फोर्स का, एक है टेंसाइल, दूसरा है कॉम्प्रेसिव, ठीक। तो उसको समझते हैं कि कौन सा टाइप है। अगर ये इसको अगर कॉम्प्रेस कर रहा है, ठीक ना, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, मतलब ये जो स्ट्रेस जनरेट होगा इस फोर्स के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्रेसिव, ठीक ना। ये कॉम्प्रेसिव होगा, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा यहाँ पे। और इसमें क्या होगा, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होगा, लेंथ जो इनकी जो होगा पॉजिटिव होगा, इसमें कॉम्प्रेस में क्या होगा, कॉम्प्रेस जाएगा तो लेंथ को डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको, ठीक ना। एंड देन आफ्टर देखते हैं हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या है कि व्हेन द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ एरिया, दिस द स्ट्रेस इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक ना। तो इसमें होगा क्या कि सपोज दैट कोई बुक रखा हुआ है, टेंजेंशियल स्ट्रेस में एक ऐसे बुक रखा हुआ है। अब बुक में होगा क्या कि इसके सरफेस के ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करें, ठीक ना। ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो बुक अगर रेस्ट में है, ठीक ना, रखा हुआ किसी टेबल पे, तो क्या होगा, हम लोग सिंपली थोड़ा सा अगर फोर्स दे रहे हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा डिफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा उसमें कुछ एंगुलर ऐसे जो फोर्स है, एक फोर्स तो उसके पैरेलल ऑपोजिट में एक्ट करेगा ही, ठीक ना, रखा हुआ मोशन में नहीं है, तो एक रिस्टोरिंग मतलब क्या बोलते हैं, उसका रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, इधर एक फोर्स एक्ट कर रहा है तो नीचे भी एक फोर्स एक्ट कर ही रहा होगा, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि ये बुक थोड़ा ऐसे करके डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसे करके ऊपर में दिए हैं उसका सरफेस पे फोर्स, तो ऐसे करके ये डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ एंगुलर टिल्ट करेगा, ठीक ना। तो इस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे शियर स्ट्रेस, ठीक ना, जो बॉडी के सरफेस पे लग रहा है, ठीक। और जो परपेंडिकुलर लग रहा था उसको नॉर्मल बोल रहे थे, तो इतना समझ गए। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या है कि स्ट्रेन इज डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ चेंज इन साइज और शेप टू द ओरिजिनल साइज और शेप, ठीक ना। इट हैज टू डायमेंशनल, इट हैज नो डायमेंशन, सॉरी, इट हैज नो डायमेंशन एंड इट इज जस्ट ए नंबर, ठीक। तो स्ट्रेन क्या है कि एक यूनिटलेस यूनिट है, ठीक ना। इसमें क्या बोल रहा है कि चेंज इन जो चेंज हुआ होगा, ठीक ना, फोर्स दी उसके कारण बाय जो ओरिजिनल लेंथ था, या फिर शेप में चेंज हुआ होगा, या फिर एरिया में चेंज हुआ होगा, सपोज दैट अगर एरिया में चेंज हुआ बाय टोटल एरिया, नहीं इनिशियल एरिया जो शुरू का एरिया था, जो वॉल्यूम में चेंज हुआ बाय इनिशियल जो वॉल्यूम था, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेन बोलेंगे। जो लेंथ में चेंज हुआ उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो एरिया का उतना यूसेज नहीं होता यहाँ पे, ठीक ना। और वॉल्यूम का होता है क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। और तो अब स्ट्रेन का टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा कि इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस ए चेंज इन लेंथ, ठीक ना, एलोन द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड स्ट्रेन और टेंसाइल स्ट्रेन, इट इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम लोग कोई बॉडी पे अगर उसका सिर्फ फोर्स दे रहे हैं और उसका अगर लेंथ में सिर्फ चेंजिंग आ रहा है, ठीक ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ठीक। तो हम लोग फोर्स दिए एंड देन आफ्टर क्या हुआ कि इसका लेंथ थोड़ा सा चेंजिंग हो गया, ठीक। फोर्स देने के बाद सपोज दैट थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक ना। तो ये जो डेल एल जो चेंजिंग आएगा लेंथ में, ठीक ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहे हैं, यानी कि डेल एल कितना हुआ बाय फाइनल कितना था, नहीं मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना था, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है कि इसमें क्या, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूस ए चेंज इन वॉल्यूम, डिफॉर्मिंग फोर्स अगर वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ला रहा है, ठीक ना, एलोन द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन दिस बॉडी इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक। तो इसमें क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल रहा है कि अगर कोई फोर्स दिया और उसमें अगर उसका वॉल्यूम में चेंज आया बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सपोज दैट अगर मानते हैं कि अगर कोई इस टाइप का बॉडी है, क्यूब शेप का, एंड क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग 3D फोर्स लगा रहे हैं या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिसको बोलते हैं, मतलब हर साइड से इक्वल फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक ना। तो क्या होगा कि ये बॉडी को हम लगा रहे हैं कॉम्प्रेस, तो क्या होगा कि इसमें वॉल्यूम में कुछ चेंजिंग आया होगा, सपोज दैट, ठीक ना। 3D फोर्स हर एक डायरेक्शन से लग रहा फोर्स, तो क्या होगा, वॉल्यूम कुछ कंप्रेस होकर कुछ वॉल्यूम घट गया होगा, ठीक ना। तो इसमें जो चेंज हुआ, जो ओरिजिनल वॉल्यूम था भाई कितना वॉल्यूम चेंजिंग हुआ, या फिर अगर टेंसाइल लेंगे तो उसमें भी कुछ वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है, पॉसिबिलिटी, ठीक ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक, जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या है कि
इसमें होगा कि कुछ द एंगल टिल्ट काउज इन द बॉडी ड्यू टू टेंजेंशियल स्ट्रेस एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन इज गिवन एज। तो इसको हम लोग अगर देखेंगे, जैसे कि अगर कोई बुक था हम लोग के पास, ठीक, जो बुक था उसमें हम लोग क्या लगा रहे थे, यहाँ पे लगा रहे थे हम लोग शियर फोर्स लगा रहे थे, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक। तो टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या जनरेट हो रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि इसके चलते क्या होगा, थोड़ा सा एंगुलर टिल्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जो हल्का सा एंगल टिल्ट होगा, ठीक। तो अगर इसका क्यूब शेप का था तो हर एक साइड का लेंथ बराबर होगा लेंथ, ठीक। अब यहाँ पे कितना टिल्ट हो गया होगा, मतलब यहाँ पे कितना हो गया होगा, ठीक ना। इसको हम लोग डेल एक्स से लिखते हैं, तो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ होगा उसी को यहाँ शियर स्ट्रेन बोल रहे हैं, ठीक ना। तो इसको कैसे लिख रहे हैं, शियर स्ट्रेन इक्वल टू लिख रहे हैं जो ये डेल एक्स कितना चेंजिंग आया बाई कितना आया है, ठीक। तो इससे हम लोग का थीटा आ रहा है, उसी का हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर कितना हम लोग का स्ट्रेन आ रहा है, ठीक। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या बोल रहा है कि इसको हुक्स लॉ स्टेट दैट द विथ इन इलास्टिक लिमिट, ठीक ना, इलास्टिक लिमिट के बीच में, ठीक ना। इलास्टिक लिमिट क्या है, जहाँ तक हम लोग खींच रहे हैं वहाँ कोई किसी फोर्स दे रहे हैं, इतना स्ट्रेस दे रहे हैं, जहाँ तक वो इलोंगेट हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है कि वहाँ से वो वापस अपना ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, ठीक ना। उससे ज़्यादा हम अगर फोर्स दिए तो इलास्टिक लिमिट अगर पार कर गया तो वहाँ से वो दोबारा और वापस अपना ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक। तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कॉरस्पेंडिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस इन इज ए कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक ना। इसको मॉडुलस इलास्टिसिटी बोलते हैं, और एक बोलते हैं क्या, यंग मॉडुलस भी बोलते हैं इसी को, ठीक ना। ये जो यंग मॉडुलस है उसको यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। तो इसमें होगा क्या कि ऐसे अगर ग्राफ बनाएं, ठीक ना, सॉरी थोड़ा ऊपर चला जा रहा, तो इस साइड क्या होगा स्ट्रेस एंड इस साइड क्या होगा स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेन इसको हम लोग लिखते हैं डेल एल बाई एल, सिंपली अभी लॉन्गिट्यूडनल में वर्क करें, ठीक ना। स्ट्रेस को ऐसे लिखा गया, सिग्मा से दर्शाया गया है आपका इसमें एनसीईआरटी का बुक में। तो होगा क्या कि जिस पॉइंट तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस का, ठीक ना, ये, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, ठीक, या फिर प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, ठीक ना। ये प्रोपोर्शनल लिमिट होगा एंड उसके आगे क्या होगा, एक इलास्टिक पॉइंट होगा, इलास्टिक पॉइंट या फिर इसको बोलते हैं यील्ड लिमिट, ठीक ना। तो ये क्या होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, कहाँ तक, जहाँ तक इलास्टिक मतलब हुक्स लॉ होल्ड करेगा प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक। या फिर उसको इलास्टिक लिमिट भी बोल सकते हैं, ऊपर को क्या बोलेंगे यील्ड लिमिट। और एक पॉइंट ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे जाके वो वायर मतलब जो स्पेसिमेन था वो उसको लोड देते देते एक बार वो फ्रैक्चर कर जाएगा, ठीक ना। तो उसको हम लोग अल्टीमेट पॉइंट बोलेंगे, ठीक, सीको अल्टीमेट, और कुछ देर और जाके ये फ्रैक्चर हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यंग ऑफ मॉडुलस, ठीक ना। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक ना, इस अप टू इलास्टिक लिमिट। तो ये जो स्ट्रेस जब यहाँ हटता है, ठीक ना, इसको नेक्स्ट पेज में भी हम लोग देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो होता है कि स्ट्रेस का क्या देख रहे थे कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक ना। तो स्ट्रेन हो रहा, तो इसमें क्या था, स्ट्रेस हम लोग का आ रहा था, इसको हम लोग सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन को क्या लिख रहे थे हम लोग डेल एल बाई एल, ठीक। तो जब ये कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हट रहा तो क्या आ रहा है, यंग मॉडुलस आ रहा है वाई। तो क्या होगा कि वो एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। तो सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक ना, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग मॉडुलस इंटू डेल एल बाई एल, ठीक। तो ये आपका हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जस्ट ऊपर में क्या लिखा हुआ था कि यंग मॉडुलस का वैल्यू निकालना था। तो यंग मॉडुलस क्या है, ये शियर स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेन है, ठीक ना। तो क्या था, शियर स्ट्रेस बाई शियर नहीं, एक्चुअली ये क्या स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस है ये, टेंसाइल क्या बोलते हैं, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, ठीक। तो वहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा था, टेंसाइल स्ट्रेस या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक ना, डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक, सॉरी। तो उसी को हम लोग लिखेंगे जैसे कि अगर ऊपर वाला स्लाइड में हम लोग देखते हैं
तो यहाँ पे क्या था कि जो यंग मॉडुलस क्या हो जा रहा है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, यानी कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, अगर वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, तो इसे ही होगा। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं इसमें, तो इसमें अभी हम लोग देखें क्या हो रहा था, यंग मॉडुलस इक्वल टू जो स्ट्रेस हो रहा था डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ से जो फार्मूला दिया होता है, एक्चुअली ये जेई में, नीट मेडिकल्स एग्जाम में ये सब आता है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू निकाले। फोर्स दिया रहेगा, लेंथ दिया रहेगा, एरिया दिया रहेगा, ये इलोंगेशन दिया रहेगा, इलोंगेशन या डिफॉर्मेशन कितना हुआ बार में, ठीक, वो भी दिया रहेगा। तो उसको हम लोग को निकालना है कि यंग मॉडुलस का वैल्यू कितना आएगा, और उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, 8 सेम स्ट्रेस के बराबर ही होगा। ठीक, तो यूनिट भी इतना सेम होगा। एंड देन आफ्टर क्या है हम लोग का, अगर फिर हम लोग को कभी कभी निकालने देता है इलोंगेशन, ठीक ना, डेल एल का वैल्यू। तो अगर इतना फोर्स दिए हैं, इतना वायर का लेंथ इतना है, ठीक, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, यंग मॉडुलस का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो डेल एल सिंपली यही सब निकालने देता है IIT JEE एंड मेडिकल्स एग्जाम में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इनको याद रखा जाए। ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 है, दोनों को मेमोरी याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस क्या है कि ये जैसे कि है क्या कि बल्क मॉडुलस है आपका यहाँ विथ इन इलास्टिक लिमिट, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे वहाँ यंग मॉडुलस था, वहाँ पे यहाँ पर वही चीज़ है क्या, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इक्वल टू क्या लिखा है, नेगेटिव ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय डेल वी बाई वी। डेल वी बाई वी मतलब क्या है, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक, प्रेशर उसको, अगर प्रेशर क्या होता है, अगर कोई चीज़ पानी के अंदर है तो क्या करता है, प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो प्रेशर एग्जर्ट करता है तो क्या, हर एक साइड से उसको प्रेशर एग्जर्ट करता है, ठीक ना। तो उसको प्रेशर भी लिख सकते हैं, या फिर उसको सिग्मा भी, या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अगर वॉल्यूमेट्रिक 3D फोर्स दे रहे हैं हम लोग, ठीक ना, तो उसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक ना। प्रेशर को अगर नहीं लिखेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय जो होगा डेल वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक ना। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिया गया कि अगर यहाँ पे लिया कि नेगेटिव इंडिकेट्स देते हैं वॉल्यूम वेरिएशन एंड प्रेशर वेरिएशन, ठीक ना। अगर वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर अगर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होगा, ठीक ना। तो एक दूसरे का क्या बोलते हैं, इसको ऑपोजिट है, ठीक ना, इसीलिए इसको नेगेटिव लिया गया। जैसे कि अगर वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो डेल वी क्या आएगा, जो वॉल्यूम जो डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, इनिशियल फाइनल और लेस देन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक ना, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया जाता है। और रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉमनली रिफर्ड टू एज ए कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक ना। तो क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ क्या, किस चीज़ का, जो बल्क मॉडुलस है, ठीक ना। तो बल्क मॉडुलस जैसे कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक। एंड देन आफ्टर देखते हैं हम लोग शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसको हम लोग शियर मॉडुलस या फिर क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक। तो इसमें क्या है कि इसमें भी है क्या कि इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन, ठीक ना। तो इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर हम लोग इसको शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक ना, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, ठीक। टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका शियर स्ट्रेस भी बोलते हैं, ठीक ना। तो शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक। देन आफ्टर हम लोग देखते हैं क्या कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी तेरा, इसको यही निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, ये भी है शियर फोर्स, ठीक ना, क्रॉस सेक्शन एरिया बाय जो कितना एंगुलर डिफॉर्मेशन हुआ है, या फिर जो शियर स्ट्रेन है, सॉरी यहाँ शियर स्ट्रेस लिखा गया, शियर स्ट्रेन होगा। एंड देन आफ्टर होगा क्या कि इसका भी यूनिट वही होगा, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ही होगा, ठीक। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2020 का, ठीक ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि ये वायर है, ठीक ना, एक वायर दिया हुआ, उसका लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक। इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट एंड द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेज टू L1, देन मास व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, द एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस, ठीक ना। तो यंग मॉडुलस का जो वाई था हम लोग का, वो हम लोग को फाइंड करना है, ये एक्सप्रेशन क्या होगा। तो दिया क्या हुआ है कि गिवन एक वायर है, ठीक ना, सर्कुलर वायर है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक ना। तो ऐसे वायर है, ठीक। अब ऐसे वायर है, अब इसमें है क्या कि
इसमें कोई एम मास लटका दिया, ठीक, कोई एम मास हैंग किया गया तो क्या होगा, वो इलोंगेट होगा थोड़ा सा। अब शुरू में लेंथ कितना है इसका, लेंथ है इसका, ठीक ना, तो लेंथ है इसका एल है सपोज दैट, ठीक, शुरू में लेंथ इसका एल है। एंड देन आफ्टर क्या होगा कि लोड देने के बाद उसका लेंथ बन जा रहा है आपका, अगर सपोज दैट L1 तक जा रहा है, ठीक ना, अगर यहाँ तक अगर ये इलोंगेट हो गया, ठीक ना, ये डेल एल इलोंगेट हो गया, ठीक, लोड देने के बाद, तो ये नया लेंथ कितना बन गया, L1 बना, ठीक। तो नया लेंथ L1 बन रहा है और ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया भी दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू क्या ये दिया हुआ, ठीक, लेंथ L दिया हुआ है और क्रॉस सेक्शन मास M दिया हुआ, ठीक। तो हम लोग जब निकालते हैं यंग मॉडुलस तो क्या था फार्मूला, F इंटू एल डिवाइडेड बाई A इंटू डेल एल, ठीक। तो सिंपली ये फार्मूला पुट करना, निकाल देना। जैसे कि F यहाँ पे क्या होगा, कोई मास अगर एक्ट कर रहा है नीचे तो F क्या हो जाएगा, M इंटू जी हो जाएगा, ठीक, जो लोड एक्ट कर रहा है, ठीक ना, तो क्या होगा F इक्वल टू mg हो जाएगा सिंपली। तो F इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ mg, ठीक, और लेंथ कितना, लेंथ तो L ही है। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे एरिया, एरिया को यही लिखा हुआ अगर लिखा रहता है सर्कुलर बार, तो उस कंडीशन में हम लोग अगर डायमीटर दिया रहता तो हम लोग क्या डालते पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाई 4 डी स्क्वायर के टर्म में हम लोग उसको लिखते, ठीक। तो यहाँ सिंपली एरिया ये दिया हुआ तो ये लिख दिए। एंड देन आफ्टर क्या है कि डेल एल, ठीक, तो ये जो डेल एल है, ठीक ना, डेल्टा एल जो चेंजिंग हुआ, ठीक ना, तो वो कितना हुआ होगा, जैसे कि शुरू में एल था फाइनली L1 हो गया, ठीक। तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना आएगा, एल है तो फाइनल है आपका, फाइनल है L1, ठीक, एंड इनिशियल कितना था एल, तो डेल एल के जगह हम वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक ना। तो क्या लिख सकते हैं mgl डिवाइडेड बाई A इंटू क्या होगा L1 माइनस एल, ठीक। तो सिंपली एक्सप्रेशन इतना होता है यंग मॉडुलस इक्वल टू, तो यही आंसर था, ऑप्शन दिया हुआ था। हम ऑप्शन फॉर्म नहीं किए क्योंकि मैंने ऑप्शन दिए नहीं क्योंकि हम सोल्व कर रहे थे इसलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नीट का 2018 का आया हुआ क्वेश्चन। तो इसमें दिया क्या है कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ब्रास, ठीक। तो स्टील का क्या दिया हुआ, 2 टाइम्स ऑफ दिया हुआ ब्रास का, ठीक, एंड 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, वन ऑफ द स्टील एंड वन अदर इज ब्रास, ठीक, आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। इफ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल देन द वेट एडेड टू द स्टील एंड ब्रास मस्ट बी इन द रेशियो। तो बोल क्या रहा है कि एक ही सेम छत है, ठीक ना, उसमें से क्या है कि 2 रड टांगा हुआ, ठीक ना, एक स्टील का है दूसरा ब्रास का, ठीक ना, तो दूसरा ब्रास का है। तो ये क्या हुआ कि छत में टंगा हुआ है, ये सीधा ऐसे वाला, ठीक। तो क्या है कि दोनों छत में फिक्स है। अब ये है स्टील का, ठीक, और ये है ब्रास का। तो बोल रहा है क्या कि यंग मॉडुलस इस लोग का दिया हुआ है, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील कितना है, 2 टाइम्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, ठीक ना, जो ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है यंग मॉडुलस वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ स्टील का, स्टील जो है 2 टाइम्स ऑफ ब्रास है, ठीक। ये दिया हुआ कंडीशन। और एरिया भी क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का सेम है, ठीक ना, तो ये 1/2 दोनों का, ये 1/2 सेम है, ठीक। एंड दोनों का लेंथ भी सेम है, L1 L2 इक्वल टू L, ठीक, लिख सकते हैं हम लोग, ये भी सेम है। तो हम लोग को सिंपली फाइंड करना है क्या कि ये बोल रहा है कि इसमें कितना लोड दें हम, ठीक ना, इसमें कोई लोड रहेगा, लोड या फिर F जो हो रहा है F इक्वल टू mg जो भी हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कितना लोड दें, L या फिर लोड लिख सकते हैं, ठीक, लोड या फिर फोर्स या फिर W लिख सकते हैं, W कितना है, फोर्स कितना या फिर लोड, ठीक, सब एक ही चीज़ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी कितना लोड दिए हैं, फिर फोर्स दिए हैं या फिर कितना वेट दिए हैं, ठीक। तो वो दोनों का रेशियो निकालना है। वो क्या बोल क्या रहा है कि दोनों का फाइनल पॉइंट भी फिर सेम ही होना चाहिए, मतलब जो इलॉन्गेशन 1 में जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना सेकंड वाला वायर में भी उतना ही डिफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी ना दोनों एक पोजीशन में रहेगा, ठीक। तो बोल रहा है कि लास्ट में जब डिफॉर्मेशन हो जाएगा तो लंबाई चेंज होने के बाद भी दोनों का लंबाई इतना ही बढ़ा कि दोनों का लंबाई एकदम फिक्स बराबर ही है, ठीक। तो कितना लोड का जो ये रेशियो है, जो यहाँ लोड ऑफ स्टील सपोज दैट इसको लिखें और इसको लिखेंगे लोड ऑफ ब्रास लिखेंगे, ठीक ना, तो दोनों का रेशियो निकालना है,
ठीक। तो यहाँ यंग मॉडुलस का रेशियो दिया हुआ वाई एस बाई वाई बी निकालेंगे तो क्या होगा 2/1 होगा। ठीक। तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको फिर। तो क्या हो जाएगा वाई एस बाई वाई बी हम लोग का दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 2:1 मतलब 2/1। ठीक। एंड डेल एल समान डेल एल इक्वल था। ठीक। डेल एल 1 इक्वल टू डेल एल 2 दोनों का बराबर था। तो इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग डेल एल का। तो डेल एल का फॉर्मूला क्या था हम लोग का, होता क्या एफ एल बाई ए वाई। ठीक। यंग मॉडुलस। तो अगर ये सारी चीज़ स्टील का लिए तो स्टील लिख सकते हैं, या फिर जैसे स्टील लिखें स्टील सेकेंड इस साइड क्या होगा, इस साइड हो जाएगा आपका फोर्स, ब्रास में कितना फोर्स दे रहे हैं या फिर कितना लोड दे रहे हैं, लेंथ ऑफ ब्रास कितना है। ठीक। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ब्रास का, एंड यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास का कितना है। ठीक ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ सेम है, जैसे कि हम लोग का दिया हुआ था कि लेंथ दोनों का सेम है, दोनों कटेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, दोनों कटेगा। ठीक ना। देन आफ्टर है क्या कि हम लोग को फोर्स का रेशियो या फिर जो लोड का रेशियो, ठीक ना, जो दिया होता है कि या फिर मास का रेशियो कि कितना हम लोग का वहाँ लगा होगा। ठीक ना, कितना फोर्स का रेशियो। तो हम लोग फोर्स का रेशियो निकालेंगे तो एफ एस को इधर लाएंगे और फिर एफ बी यह कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। ठीक ना। फोर्स ऑफ स्टील और फोर्स ऑफ ब्रास या फिर लोड ऑफ स्टील बाय लोड ऑफ ब्रास। ठीक ना। तो क्या होगा ये, तो यहाँ वाई एस यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, और यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास नीचे। तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील बाय ब्रास का वैल्यू क्या था 2:1, यानी कि हम लोग का मास का रेशियो भी जितना हम लोग लोड लगाएंगे उसका रेशियो भी 2:1 ही होगा। ठीक। तो इतना सिंपल क्वेश्चन देता है, जस्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ठीक। एंड तो